मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहूँगा बट दे आर मोस्टली कॉल्ड बिग फोर्स। उसमें जितने स्टार्टअप्स आते हैं वो इंडियन आइडल की तरह पहले चूज किए जाते हैं। उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि इवन इफ द जजेस से यस दे कैन चेंज देयर माइंड एट द लास्ट मिनट। कोई नहीं था। सो आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल दैट ब्रॉट ई-रिक्शास टू दिल्ली। Hello everyone, welcome to the new episode of B Podcast. Today we have Mr. Khalid Wani, the founder and director of Wani Industries, which holds multiple companies from different industries inside it. So in this episode, we are going to talk about his experience of 20 years in different industries and definitely a lot about startups and investments. So let's get started. Hi, Mr. Khalid. Thank you so much for taking your time and coming to our podcast. Thank you so much for having me today. It's an honor. How are you? Very well. How about you? All good. So, as today we are going to talk about everything which you have done till now, जो आपकी experience रही है. तो in order to start with that, अगर आप हमें अपने थोड़ी पिछली जर्नी के बारे में बताएं कि आपने शुरू कैसे किया. So it all started when I was 16, 16 साल का था. मैं अभी स्कूल में ही था और ये तब MTV का टाइम का ईरा है जब केबल शुरू ही हुआ था हमारे देश में और डायल अप इंटरनेट का एज था जब इतना फास्ट इंटरनेट होता भी नहीं था हमारे पास. मेरा एक म्यूज़िकल बैंड होता था तो हम रॉक म्यूज़िक के बहुत शौकीन होते थे. तो मैं, मेरा भाई और कुछ दोस्त मिलके हम सब ने एक बैंड स्टार्ट किया स्कूल में. और उस दौरान ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बजाने की. तो या तो स्कूल इंटर स्कूल में ही इंसान compete करता था या लाइव शोज़ बजाने के लिए मौका मिलता था. तो कुछ शोज़ करने के बाद मुझे समझ आया कि यार ये इकोसिस्टम में तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या किया जाए. तो बिकॉज फादर केम फ्रॉम दैट एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड कि मेरे डैड जिन्होंने बिजनेस ही शुरू 12 साल की उम्र से किया था कि वो साइकिल पे घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचते थे. तो वो तो हमने बचपन से ही देखा था कि उठ के खुद ही करना है जो करना है. तो मैंने कहा चलो यार एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करते हैं. तो उस कंपनी का नाम था म्यूज़िक मैटर्स. बिकॉज अगर मेरी माँ अभी पॉडकास्ट पे होती तो वो कहती इसने तो पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक में ही निकाल दी. मैं चाहे पढ़ाई करते हुए बोर्ड्स में या फिर खाते हुए पीते हुए कुछ भी, मेरे 24 घंटे म्यूज़िक चलता रहता था. तो दैट्स व्हाई आई केम अप विद दैट नेम म्यूज़िक मैटर्स. बहरहाल वापस आता हूँ मैं कैसे शुरू हुई है जर्नी. मैंने सोचा कि इस इकोसिस्टम में बहुत चीज़ें लैक कर रही है जो मुझे लगता है मेरे एफर्ट से वो बदलाव ला सकती है. और मुझे डेफिनेटली 20 साल बाद कह के फ़क्र हो रहा है कि जो मैंने तब किया उससे बहुत चीज़ें रेजोनेट हुई पूरे इंडिया में. जैसे हर क्लब में, पब में जितने भी लाइव सीन्स हो रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली टेक द क्रेडिट फॉर दैट कि पहली बार मैंने किसी क्लब से जाके बात करी, उन्हें मैंने कहा आप हमें मौका दीजिए आके यहाँ पे गाने बजाने का. और उस टाइम पे ये होता नहीं था. नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता So था. what was the first amount you get paid? I didn't get anything paid because हम चाहते थे कि खर्चा ही निकल जाए सबका. कि आपका साउंड सिस्टम किराए पे आ गया, आपकी लाइट्स आ गई या फिर आपका बार सेल से कुछ आप पैसे दे दीजिए. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड इनिशियली तो ये सोच के किया था कि खाली इवेंट्स मैनेज करेंगे. फिर धीरे धीरे जैसे डेप्थ में जाते गए इंडस्ट्री में, फिर रिकॉर्ड लेबल भी खोला, आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी शुरू करी और बेसिकली इन एंड आउट ऑफ द म्यूज़िक इंडस्ट्री. फिर हम कॉलेजेस जाते थे बजाने, तो कॉलेज फेस्टिवल्स को कहा कि आप हमारी हेल्प लीजिए क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप रेज नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमें लगता था कि हमें पैसे नहीं मिल रहे. सो वी वुड हेल्प देम आई इंडिविजुअली बिकॉज बाय देन मैं छोड़ चुका था म्यूज़िक बजाना या गाना गाना बैंड में. So then I would help the college festival, committee to raise money to help them understand ki how can you better organize the event so that it's more successful, whether it was taking safety measures in mind, all the licensing, taking the sponsorship amount, how to create that sponsorship deck जिससे आपको instantly sponsor पैसा दे दे. So that's how the journey started off. So from a music band to a consulting startup or to consulting firm which you have started and then a marketing firm. I was watching somewhere that you have also, like, you are currently also you are working with IPLs as well, na?
So till 2019, I was handling marketing, brand communication, sponsorship management. Yes, for them, where I was responsible for most of these responsibilities that I talked about, and it was a very exhilarating and exciting experience because cricket is, literally religion for all of us, and to be surrounded by all these big cricketers was very overwhelming, and I learned a lot on the job. And as you said, I would like to share with the listeners today how I ended up coming up with the consulting company, because by say 2016 I had worked in almost all industries. तो मुझे सारी इंडस्ट्रीज का तजुर्बा हो चुका था, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक कंसल्टिंग कंपनी शुरू की जाए, क्योंकि हमारे देश में बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि चलो बाकी 80% को कौन सर्विस करेगा, तो हम करते हैं। तो SMEs से लेके एंड वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपका कंपनी का ईयरली टर्नओवर कुछ XYZ अमाउंट का होना चाहिए कि आप क्वालिफाई कर सके। मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट दे आर मोस्टली कॉल्ड बिग फोर्स, जो आपको कंसल्ट तभी करते हैं जब उनको लगता है कि आपका टिकट साइज कंपनी का टर्नओवर का बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स हाउ द कंसल्टिंग कंपनी केम, बिकॉज बाय 2016 आई हैड वर्कड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। And like more precisely, what are the industries which you have worked on? So starting right from music, entertainment, that was my first ever. But also because my dad eventually went into the manufacturing of Indian handicrafts, because we come from Kashmir, and Kashmir's handicrafts is well known globally. So that also is something that I took up because I was raised on that income, and I was very emotionally attached to what my father, brought onto the table. So I wanted to do something. So that's where I got into the exports of Kashmiri handicrafts. So I have the experience of Indian handicraft business. I have the experience in technology, whether it's a SaaS service or it's technology now has become very complicated for people to understand, but साधारण शब्दों में डिजिटल मार्केटिंग जिसे कहा जाए, पब्लिक रिलेशंस हो गए, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हो गए, ऐप डेवलपमेंट हो गए, उस फील्ड में भी तजुर्बा है हमारी कंपनी में, जो हम सर्विस देते हैं। खाने में वी हैड द वेरी फर्स्ट फूड ट्रक इन नॉर्थ इंडिया। फूड ट्रक का मतलब ये नहीं है जो हम घर के मार्केट में जाके वो जो एक चाइनीज़ ट्रक लगा रहता है, वो फूड ट्रक नहीं है। ये ट्रक प्रॉपर था जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता था, ट्रैवल करता था। हाँ जी। सो फूड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, हेल्थ केयर, वी वर्क विद अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ US who are into biotechnology. For them, we would help them strategize their business, how to go about planning for the next 6 months to a year, whether it was in marketing or business development. We have also been active in many other industries. So working in a different industries to becoming a political consultant, तो ये आपने कैसे सोचा कि मतलब automatically you went into the business of consulting, तो politically how you got engaged? So because I've always been someone who has spoken his heart out, and I feel जो हमारे देश के leaders हैं वो भी अपने खुल के बात करते हैं। And I was at one of the events where I was giving a keynote session, and there was a prominent political leader who was there, and he asked me a very controversial question, and the way I answered, he was very impressed. He said कि आधी से ज़्यादा जनता तो इसको गुस्से में जवाब दे देती, आपने कैसे अपना कूल रख के इसको जवाब दिया। मैं कहा वक्त के साथ साथ देखिए हमने भी सीखा है, तो उसी तजुर्बे से किसी बात को अलग बेहतर तरीके से जवाब दे के आप कन्वे कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ माई एंट्री स्टार्टेड इन टू द पोलिटिकल, ऑल्सो बिकॉज लीडरशिप केम वेरी नेचुरली टू मी एट अ वेरी यंग एज. So that was my first ever opportunity, and then with reference and the quality of work जो आप deliver करते हैं, आपको उस पे तो अपने आप ही फिर काम आता रहता है. So that's how we got into the political advisory space, where we help politicians and political parties in terms of developing their election campaigns. How do they need to market, using the data from the country, whether it's age centric or it's gender centric or demography based. एंड देखिए वक्त के साथ साथ ये चीज़ तो हिंदुस्तान में आनी ही थी, क्योंकि ग्लोबली जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक कंपनी की तरह ऑपरेट करती है. और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि हमारे देश में अब पॉलिटिकल पार्टीज़
बहुत sophisticated हो गई हैं. The use of technology is there, the use of data analytics is there to be able to be in a better position to deliver the commitments that the politicians or the political parties make. So it is obviously them responsible, but there is somewhat people like us and companies like us also responsible in the back end who are doing all the other groundwork on behalf of them to deliver at the end of the fifth year. So, what are your viewpoints on the current political system of India? I personally feel, it's going in the right direction because देखिए जब हम बच्चे होते थे अगर डांट फटकार नहीं पड़ती थी तो पढ़ाई नहीं करते थे, डिसिप्लिन नहीं होता था. तो मुझे लगता है कि लाइफ इज़ लाइक अ सर्कल, इट्स अ जर्नी. कि कभी कभी अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं लाइफ में तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती. सो आई फील वी नीडेड अ ग्रेट लीडर हु इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री. एंड पिछले कंपेयर टू द प्रीवियस टर्म parties who are in charge, our country has been in a better place in terms of recognition globally. True that. अब इंडिया खाली जो गोरे कहते थे ये स्नेक चार्मर्स की जगह है या यहाँ पे गरीबी है, नहीं, हमारे यहाँ तो गरीबी कभी थी नहीं ना, अभी भी नहीं है. आप मतलब वी हैव द मोस्ट मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स आर ग्लोबली आर फ्रॉम इंडिया. So I feel, the current government, not only politically but financially as well as economically, is doing a brilliant job. I would just, like to tell everyone कि जो policies है उसे वक्त लगता है result दिखाने में. So everybody who's tuned in, please, this is not a political podcast. This is more from a management aspect and perspective. And आप सब्र रखिए कि देखिए आने वाले वक्त में हमारी country is not in a developing mode anymore. It's in the developed stage. It might not be validated from others because other nations are also jealous of us. And how we are going, we're definitely the superpower right now. Very well said. So now coming back to your origin, as you are from Kashmir, and I can see on every corner of your house the Kashmiri touch. Ji. That is brilliant, which you have done. So do you miss Kashmir, or like how frequently you visit there? देखिए अपनी मिट्टी से तो प्यार है ही. घर तो दिल्ली भी है क्योंकि ज़्यादा परवरिश दिल्ली में ही हुई है. बट समहाउ इमोशनल कनेक्शन अभी भी है कश्मीर के साथ. वहाँ जाके अलग ही सुकून मिलता है. और क्योंकि कल्चरली भी रिच है स्टेट, तो वहाँ जाके एक अलग ही मतलब पीस मिलता है वहाँ जाके. तो जाता हूँ मैं जब भी मौका मिलता है. मतलब पहले बहुत फ्रीक्वेंटली होता था स्कूल के दौरान कि छुट्टियाँ ज़्यादातर वहीं बीतती थी या फिर कहीं बाहर चले जाते थे. बट अभी क्योंकि काम की मसरूफियत की वजह से मौका मिलता नहीं है. बट 2 साल में एक बार चक्कर लग जाता है. बट अगर वहाँ की जनता वापस बुलाए तो डेफिनेटली जाएंगे. Superb. Recently there was one article also was published in a Kashmir na about you. Yes. About I had gotten a leadership award from Asian African Chamber of Commerce. So they recognized it and they featured me, and I was very grateful to the local media for doing that. I saw that and that was superb. Thank you so much. So now coming to startups. Yes. So you are also an investor. You have invested in a lot of companies. Yes. So what are your viewpoints about the startup? Because currently we'll see in India, there is a startup bubble which is bursting right now. Right? Everyone, like in every corner, you'll see that some startup is maybe maybe in its incorporation phase or growing phase or whatever the phase it is. But there are startups in every corner. So what are your views on that? I feel जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप बबल जो है वो बर्स्ट हो चुका है मेरे हिसाब से. तो क्योंकि जो उसके आसपास का ग्लिट्स और ग्लैमर था वो अब लोगों को रियलाइज हो रहा है वो सब हवा था. बट वो स्टार्टअप के या फिर एंटरप्रेन्योर्स ने क्रिएट नहीं किया था. वो परसेप्शन क्रिएट किया गया था लोगों की देन से कि ये बच्चों का खेल है कि कोई भी कंपनी शुरू कर सकता है. नहीं, अब वी आर नाउ इन अ स्टेज वेयर ओनली serious companies are coming out which are at a much better state because पिछले 10 साल में बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप्स शुरू किए ये सोच के कि यार मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता इसलिए मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूँ. बट देखा जाए तो हमारे यहाँ तो स्टार्टअप इंडिपेंडेंस से है. किराने की दुकान है, हमारी माएँ घर में खुद एक एंटरप्रेन्योर है, हमें पाला है उन्होंने, घर का मैनेज किया है, फाइनेंसेस घर मैनेज किए. हमारे फादर सबके पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर्स है, सब्जी वाला एंटरप्रेन्योर है. सो आई फील
कि एंटरप्रेन्योरशिप तो और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम तो हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा है. इट्स जस्ट दैट कि अब इसके आसपास बस वो ग्लैमर और वो ब्यूटिफिकेशन हो गई है. एंड बट इसी के साथ साथ लोगों को अब रियलिटी चेक्स भी मिल रहे हैं कि ये हर किसी की खीर नहीं है. ये हर किसी के हिस्से का इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. एंड बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क्स, स्ट्रगल. लोगों को बाहर से लगता है कि शायद जिस बंदे ने 20-25 साल मेहनत करी और सडनली आज वो कोई लग्जरी गाड़ी चला रहा है या किसी महंगे घर में रहता है या फिर पूरी दुनिया घूमता है, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता वो 25 साल उसने वो चीज़ें नहीं करी. 25 साल उसने रोज़ एक्स्ट्रा घंटे काम किए, लॉसेस झेले, अपने ऊपर भरोसा रखा, गिव अप नहीं किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंटली काम करता रहा. सो मेरी गुजारिश यही है लोगों से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में घुसना चाहते हैं, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक, क्या ये आपके लिए है कि नहीं है. ऐसा नहीं है कि सर्विस इंडस्ट्री में लोग ग्रो नहीं करते. इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया से बाहर गए हैं. दे आर सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ. एंड आधे से ज़्यादा जनता तो अपने आप को प्रमोट नहीं करती, तो इसलिए आपको नहीं पता है. So this is what I feel. I mean, obviously our Indian economy is on the rise and we have had the maximum number of unicorns in the last few years. I think we have touched a 125 plus mark of unicorns from India. And if our audience doesn't know what the unicorns are basically companies that have a valuation of above $1 billion. So yes, and I feel if you are, on the journey to start, first of all, do your basic due diligence. आप प्लीज़ देखिए कि आपको तजुर्बा है. आप ऐसे ही मज़े मज़े में मत कंपनी शुरू कर लीजिए, फिर आपको टैक्सेशंस देखने, फिर आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं. वो 1 साल बाद आपको रियलिटी चेक मिलता है. तो इट्स बेटर कि आप आसपास के एनवायरनमेंट से पूछ के कंपनी शुरू कीजिए. And better to get a mentor in your life. Definitely, क्योंकि देखिए ये कोई कंप्लेंट नहीं है, बट हमें बहुत ज़रूरी है रियलाइज़ करना कि वी आर नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रियलाइज़ करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उसी पे फोकस करो. So being a investor, you have had other experience of meeting multiple startups. So what are the things which you keep in mind while investing in any startup? See, I don't only invest into an idea, I invest into the people. जो फाउंडर्स हैं और वो किस टाइप की टीम साथ लेके आ रहे हैं. फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि उनके प्रोडक्ट में या सर्विस में क्या दम है. एंड समटाइम्स थिंग्स आर एज ईजी एज दैट. बाकी बाद में ऑब्वियसली वो जो ड्यू डिलिजेंस होती है कि आपकी बैलेंस शीट्स चेक होती है कि आपका बिजनेस पिछले 2 साल 3 साल में कैसा रहा है, अगले 5 साल की प्रोजेक्शंस आपकी कैसी रहेंगी, और आप जो आपका पिच डेक बनता है वो किस हिसाब से आपने बनाया है. क्या आपने जो उसमें डेटा मेंशन किया क्या वो एक्यूरेट है, क्रिस्प है, क्या वो करंट सिनारियो और वक्त को रख के मद्देनज़र रख के दिया गया है, क्या आपको पता है रियलिस्टिकली आपकी कंपनी कब ब्रेक इवन करेगी. एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एन इन्वेस्टर कि मेरे पैसे मुझे वापस विद प्रॉफिट कब तक मिलेंगे. तो अभी तक आपने जितने भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है तो व्हाट आर द रिटर्न्स लाइक? सो कपल ऑफ देम हैव फेल्ड, रियलिस्टिकली सारे बिजनेसेस. If you invest in 10 businesses तो definitely Of course, you can मतलब expect you कि have 6-7 तो डूबेंगे. You have to put your eggs in different baskets is what I would feel. So far they have been doing relatively well because I as an investor don't only give my money, I also make sure I'm mentoring them, at the same time I'm educating them to be self-reliant and not dependent on me. And since जब इन्वेस्टमेंट की बात छिड़ी है, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इन्वेस्टर के पैसे पे भरोसे ना रहिए, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर पैसे नहीं देना चाहता. और वैसे भी पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टमेंट विंटर ही देखी जा रही है. इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे अभी. उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इन्वेस्टरों का पैसा बहुत मिसयूज़ किया है. True. महंगी गाड़ियाँ खरीद के, फॉरेन ट्रिप मार के, या बड़े बड़े घर खरीद लिए. बट एक कहावत भी है ना, छोटी मछली तालाब को गंदा कर देती है. तो उस वजह से भी थोड़ा इन्वेस्टर्स हेजिटेंट है आजकल के वक्त को लेके. अब पहले जितना मतलब इतना भी हैवी कंप्लायंट नहीं थे इन्वेस्टर्स, बट अब हो गए हैं. अब वो पैसा नहीं डालना. एक पॉइंट होता है ना कि जैसे मतलब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि लेट्स सपोज इफ आई एम गेटिंग एन इन्वेस्टमेंट, तो आई एम selling my shares. Let's suppose if I'm sharing my personal 10% of shares to somebody who's giving the money to it,
तो दैट 10% आई एम सेलिंग ऑफ माई शेयर्स. कंपनी, यस. तो अगर वो मेरा पर्टिकुलर शेयर है एंड आई एम गेटिंग द मनी, so that means that money is for me, so that's why I can invest, like that's why I can spend on maybe on a car, on a flat or something. So what are your thoughts on वो that? गलत फहमी है लोगों को, वो पैसा उसका नहीं है, वो कंपनी का है. सबसे पहले लोगों को जानना जरूरी है, कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है. जिस दिन आप कंपनी शुरू करते हो वो कंपनी आपकी नहीं है. वो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं कि आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें. एट द एंड ऑफ द डे द फाउंडर इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, सो यू आर पेइंग योरसेल्फ अ सैलरी. रही बात जब शेयर बेचते हैं, वो शेयर बेच के जो या शेयर या इक्विटी के अगेंस्ट जो आपको पैसा मिलता है, वो पैसा सारा कंपनी में खर्च करना होता है. वो पैसा यूज़ होता है नया टैलेंट हायर करने के लिए, ऑफिस स्पेस लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, ऐसी चीज़ें, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए, बहुत सारे ऐसे. मैंने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन जो मतलब he is very famous right now. I won't take the name right now, but one of the judge from Shark Tank. Okay. तो he only said कि like after that कि जब लोगों ने पूछा कि इतने पैसे कैसे हो गए, इतनी गाड़ियाँ कैसे हो गई, इतने घर कैसे हो गए, तो his statement was that कि मैंने अपने शेयर्स बेचे हैं, मैंने अपने हिस्से का बेचा है, तो मैं उससे कर रहा हूँ. वो बात सही है उनकी, क्योंकि आपने जो खून पसीना और स्ट्रगल से जो वक्त गवाया, आपको भी उसके अगेंस्ट कुछ तो मिलना चाहिए. शेयर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं. वो आप खुद इशू करते हैं. इन्वेस्टर के साथ जो टर्म शीट साइन होती है उसमें आप अपने आप को शेयर अलॉट करते हैं, क्योंकि वो 20 साल जो आपने स्ट्रगल किया और जो आप तजुर्बा ला रहे हैं, जो आप 20 साल का काम 20 मिनट में कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको इक्विटी इशू होती है. तो वो बिल्कुल, बट वो तभी मिलते हैं जब वो मैच्योर होते हैं. True. राइट. ऐसा नहीं कि आज आपने आम का पेड़ लगाया और कल आपने काट लिया उसको और आम निकल आए. तो जैसे भी अब हम शार्क टैंक की अगर बात करते हैं, तो बीइंग एन इन्वेस्टर, व्हाट डू यू थिंक कि शार्क टैंक जिस तरीके से काम करता है या फिर जिस तरीके से हमें दिखती है, तो हाउ राइट इट इज, और इज देयर एनी अदर एस्पेक्ट व्हिच यू थिंक इट हैज? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. मैं तो ऐसा हूँ कि मैं हमेशा दोनों को लेके चलता हूँ. बट सिंस आप पूछ रहे हैं तो बट एक रियलिटी चेक भी दे ही देते हैं हम आज के अपने व्यूअर्स को. आज देखिए, वो एक टीवी शो है, वो टीआरपी सेंट्रिक है. उसमें जितने स्टार्टअप्स आते हैं वो इंडियन आइडल की तरह पहले चूज किए जाते हैं, और उसमें से ऑब्वियसली कुछ सीरियस भी होते हैं, बट इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ सीरियस एंड नॉट सो सीरियस कंपनीज, बिकॉज दे हैव टू शो टू द ऑडियंस कि ये देखो यार, हमारे यहाँ सब परफेक्ट लोग नहीं आते हैं, हमारे यहाँ सब टाइप के लोग आते हैं. बट पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं शार्क टैंक को लेके कि जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा नहीं दे रहे हैं. देखिए, आपको समझना है यार, अगर मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, चाहे मैं शार्क टैंक पे नहीं हूँ, मुझे तो लगे ना 2 decades टू मेक माई मनी, तो मैं ऐसे कैसे उठा के किसी को भी पैसे दे दूंगा. बट लेट्स सपोज इफ यू आर प्रॉमिसिंग इट ऑन सेट, राइट, डेफिनेटली उस टाइम पे ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई है, तो यू डोंट नो कि एग्जैक्टली जो वो चीज़ बोल रहे हैं वो कितना सच है. मतलब अगर मैं यहाँ गाजियाबाद के भी स्टार्टअप्स की बात करूँ, तो कुछ एक स्टार्टअप्स वेयर देयर ऑन द शार्क टैंक सेट, एंड ऑन सेट दे रिसीव्ड कि हाँ इतना फंडिंग तुम्हें मिलेगा, बट इन ड्यू डिलिजेंस वो पास नहीं कर पाए और उन्हें नहीं मिली. तो ये चीज़ें कोई नहीं बताता कि मैं ड्यू डिलिजेंस में फेल हुआ हूँ. बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं इनके अंदर अभी एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता है, वो मैच्योरिटी नहीं आई होती है. जबकि जब आप शार्क टैंक पे जाते हैं, यू साइन एटलीस्ट 200 पेजेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि इवन इफ द जजेस से यस, दे कैन चेंज देयर माइंड एट द लास्ट मिनट. बट बिकॉज हमारे देश में पिछले 5 साल में देखा गया कि सोशल जस्टिस बढ़ गया है. अगर आप अग्री नहीं करते तो आप जाके सोशल मीडिया पे नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हो. क्या आप उस ओहदे पे पहुंचे उनको क्वेश्चन करने के लिए? नहीं. आप क्रिटिक तभी बन सकते हो जब आप उसी लेवल पे हो, तो उस सेम लेवल पे हो या फिर उससे एग्जैक्टली. क्योंकि कई बार होता है कंपनीज भी झूठ बोलती है, स्टार्टअप्स भी बहुत झूठ बोलते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी शार्क टैंक पे इसलिए भी जाती है कि उनको भी टीआरपी मिलती है. टीआरपी मिलती है, पॉपुलैरिटी उनकी इतनी हो जाती है कि ऑटोमेटिकली उनके सोशल मीडिया के फैन बढ़ जाते हैं. और ऐसा तो नहीं है जितने जजेस उसमें है कि उनकी जिंदगी में 24 घंटे ही प्रॉफिट्स चल रहे हैं. रेवेन्यू का मतलब ये थोड़ी होता है. तो उनका भी तो समझना आपको जरूरी है ना कि उन्होंने एक टिकट सम मनी साइड कर रखा आपके लिए, बट उनकी भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखना है कि क्या आप उतने सीरियस हो जितने आप शो पे थे.
और 6 महीने बाद क्या आप वो सेम लेवल के सीरियस है कि नहीं है. सो आई फील कि those startups have to be a bit mature about the fact that they need to take no for an answer. ट्रू. सो अश्नीर ग्रोवर की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली लाइक कंट्रोवर्सीज में होते हैं. उनके साथ कभी कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, कभी कुछ चल रहा होता है. तारे गर्दिश में है, क्या लगता है आपको? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? I personally admire his honesty because I feel कि with this whole woke culture का बोले तो सब लोग ना अपनी दिमाग में एक सेल्फ विक्टिम इमेज बना के बैठ गए कि यार इसने ऐसे मुझे कैसे बोल दिया. बट यार आप ये भी सोचिए कि अगले बंदे के पास बेफालतू वक्त नहीं है आपको लेके ही कुछ बोले. अगर वो कुछ बोल रहा है आशीर्वाद लेके समझ के ले लो, बिकॉज जितना उस बंदे में तजुर्बा है आई एम श्योर बहुत लोगों में है, बट बिकॉज जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है. अब उसको दिया है तो आप या तो एडवाइस ले लो ब्लंटली या तो मत लो. अगर आपको शुगर कोटेड चीज़ें पसंद है तो आपके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है. बिकॉज वरना हर कोई आज मिलियनेयर होता है या बिलियनेयर होता है, हर कोई टाटा फैमिली से होता, हर कोई अंबानी फैमिली से होता, हर कोई इन्वेस्टर होता. सो मैं यही कहना चाहता हूँ स्टार्टअप इकोसिस्टम सबके लिए नहीं है. रही बात जो अश्नीर जी कहते हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं कहते हैं. वो जो उनके दिल में वो सीधा बोल देते बिना फिल्टर के. आई फील दैट इज़ व्हाट शुड बी एडमायर्ड अबाउट हिम. अब कंट्रोवर्सी में क्यों आ जाते हैं? देखिए ना, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो 10 हेटर तो पैदा हो ही जाते हैं, राइट? तो अगर आपकी खुद की इतनी क्षमता नहीं है जानने की कि यार वो भी तो गलत हो सकता है जिसने क्रिटिसिज्म मारा है, तो आज हमारी जो जनता है वो नेगेटिव की तरफ जल्दी चली. लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं और खुद कम लाइक विदाउट इवन नोइंग द complete truth, people start judging, people start commenting. Exactly, because this sort of इंटरनेट की वजह से दुनिया छोटी हो गई ना, और इंस्टेंट कंजम्पशन की वजह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. How much time do you generally spend on social media? I would usually spend whenever I'm sitting in my car, or when I am in a transit, or when I'm chilling with my friends, because I would like to also do something that cleanses my mental palette. मतलब आप कह सकते हो ऑल एंड ऑल 1 घंटा. जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन तो कुछ काउंट नहीं रहता, बिकॉज समटाइम्स आपके दोस्त या फिर फैमिली वाले को उनका अपडेट उसी के थ्रू पता चल जाता है. सो इट्स नॉट रियली फिक्स, बट आई वुड ट्राई एंड लिमिटेड, बिकॉज आपका जो ब्रेन है वो कंप्यूटर नहीं है. वो कम ही कंटेंट या कम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके रख सकता है. सो यू हैव टू गिव योर ब्रेन some break. So what do you generally do in your free time? Okay, so I am a very adventurous person. ऐसी बात नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ ये मैंने आज सडनली बचपन से ही ऐसा रहा हूँ. ये वक्त के साथ साथ मैंने कुछ हॉबीज़ गेन करी हैं, कुछ तजुर्बे गेन करे हैं. और ऐसी बात नहीं है कि मैं लेज़ी नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ, बट बिकॉज हॉबी की बात आई है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ. बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू डू डम थिंग्स टू गिव योर ब्रेन अ बिट ऑफ रिलैक्सेशन. सो in terms of hobby, I like to travel. I like to try different cuisines, and I am a big adrenaline junkie. That means कि मैं adventure sports बहुत करता हूँ, चाहे स्काई डाइविंग हो, कार रेसिंग हो. While I'm saying all this, please do not do this on your own. Make sure you're around with experts when you're doing any of this. I like to travel to less traveled places. So where do you travel the most? ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है. And what kind of दिल्ली places से you like? गुड़गांव तो वैसे ही बहुत ट्रैवल हो जाता है. Not Delhi, Gurgaon. जोक कर रहा था मैं. I'm talking about travel destinations. सो ऐसा फिक्स्ड नहीं है मैं कि यार इटली पसंद आ गया तो इटली जाया जाए. वो क्योंकि मार्केटिंग गिमिक का रिजल्ट है कि आप वेस्टर्न यूरोप ज़्यादा जाना चाहते हैं. जैसे मैंने कहा कि आई लाइक टू गो टू लेस ट्रैवल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो आई enjoy the Western Europe a lot, Eastern Europe a lot, because there's a lot of It's not architectural beauty there. And I'm not fixed to either a beach person or a mountain person or a plateau person. I enjoy everything because मैंने पिछले 10 साल के ट्रैवल में ये देखा है कि हर कंट्री ने मुझे बहुत सिखाया है. कि हमारे यहाँ तो पराठा है, बाहर के लोगों के लिए पिज्ज़ा है, राइट? तो इससे आपके काम में भी बहुत आपको हेल्प होती है जब आप अलग अलग कल्चर्स में जाते हैं. एंड इसी दौरान मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको एक नई हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए टू अनलर्न
what you have learned in the past to learn new things. कि you have to be less stubborn in your life. कि अगर मैं बाहर गया तो मुझे बटर चिकन क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं यार, आप वहाँ जाके वहाँ की लोकल क्विजीन ट्राई करो. Try and learn about their history, their culture, because that also helps you in your own personal life and growth. So I'm not fixed to any country, but I've definitely like to go to less popular places. Like my next destination, I would love to go to Machu Picchu, which is I think from the Incan civilization, and it's on top of a really high altitude. So you like history? I am a history buff because history repeats itself. And जो भी हम आज कर रहे हैं, we are doing this, probably we learned it subconsciously from our history only. So if I'll from our talk, I understood कि आपने food truck तब start करा जब नॉर्थ में था ही नहीं. बिल्कुल. Right, it was the first one. आपने live music band तब शुरू किया where there was no one. Precisely. Right. So and now coming electric rickshaw, अब electric अब तो हर vehicles जगह का चल रहा है. revolution देखिए आप. और you have started that also at the time जब कोई नहीं था. So I was one of the very few people that brought e-rickshaws to Delhi. So how come आपको ऐसे कैसे मतलब realize कब होता है जब आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ in future जाने वाली है? क्योंकि now if you'll see लाइव म्यूजिक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड ऑलमोस्ट एवरी गुड रेस्टोरेंट और गुड कैफेज इफ यू विल विजिट तो वहाँ पे तो लाइव म्यूजिक होते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है लाइव म्यूजिक एंजॉय करना. सिमिलरली फूड ट्रक अब लोगों को भी पसंद आता है कि गैस्ट्रोनॉमी बढ़ गई है, अब लोगों को नए नए कुजीन्स चाहिए. राइट, ट्रू. तो आपने वो चीज़ भी तब करी जब किसी ने नहीं किया. सिमिलरली इन ई रिक्शा ऑल्सो वेयर देयर वाज नो वन यू ब्रॉट इट टू दिल्ली एज वेल. तो ये चीज़ें आप एनालाइज कैसे करते हैं? ये देखिए, जैसे मैंने कहा ना, आप जितना ट्रैवल करें, ज़रूरी नहीं है हिंदुस्तान से बाहर ट्रैवल करना आपको. यू हैव टू ट्रैवल विद इन योर कंट्री ऑल्सो, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही 25+ स्टेट्स है. हर स्टेट का अपना कल्चर अलग है. हर एक स्टेट एक कंट्री की तरह ऑपरेट करती है. तो बचपन से ही मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी और जो चाह थी सीखने की कि अपने कंफर्ट जोन से और अपने घर से बाहर निकल के और आगे जाके देखना है कि क्या है, कि इस जहाँ से आगे और जहाँ है. एक वो हो गया, प्लस हमेशा वो जो क्यूरियोसिटी थी कि यार करके देखते हैं. अब मैं इसको ये नहीं कहूँगा ये गॉड्स गिफ्ट है कि नहीं है, बट मुझे लगता है सबके अंदर है ये. मेरे में बस फर्क ये था, मेरे में झिझक नहीं थी. So what's the next coming? Next coming is definitely Web 3.0 because abhi I'll put the money in that wherever you will be putting that. But at your own risk. No, like as per your experience, if I'll see कि whatever you have invested in, so the industry is rising after not on the same time, but after 1 year or might be 2 years or 3 years. हर चीज में वक्त लगता है ग्रो होने में. आप कल अगर आज आप फ्रूट का पेड़ लगा, ऐसे नहीं वो कल फ्रूट देना शुरू कर दे. सो यही हमारे लिसनर्स को ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं बट उसी में लगे रहिए. मैंने क्या नोटिस किया ट्रेंड लेटली, लोगों का मन बड़ा चंचल है. वो तितली की तरह एक फूल से दूसरे फूल पे भागता है. Everyone loves to copy now, huh? Copy, yes, ठीक है. We call it inspiration. I don't want to make others feel कि यार ये कॉपी है. ठीक है, आई वुड से कि आप इतने चंचल ना रहिए कि आपका दिल एक भंवरे और तितली की तरह भागता रहे. इट्स बेटर टू ट्रस्ट ऑन यू. ऑल्सो बी कंसिस्टेंट. अगर आपने एक काम पकड़ा है, प्लीज उसे ही करते रहो जिंदगी भर. अगर आपको दिख रहा है कोई और कुछ कर रहा हो क्योंकि उसको सक्सेस मिल रही है, बट आपने उसकी जर्नी नहीं देखी है, आप अपना काम छोड़ के अगले में भाग जाते हो. तो इसीलिए फेलियर रेट्स बढ़ रहे हैं. बट एट द सेम टाइम फेलियर शुड नॉट बी लुक्ड एट फ्रॉम अ वेरी डिसहार्टेंड पर्सपेक्टिव. फेलियर एक लर्निंग है आपके लिए यार. आप प्लीज, मैं बहुत बार फेल हुआ, मेरा बहुत पैसा नुकसान हुआ है. ऐसी बात नहीं है. अपने फेलियर से कैसे डील किया? बुरा लगा, डिप्रेस हुए, एंजाइटी बढ़ी, बट फिर अपने आप को हौसला दिया. अपने आप के ही माता पिता भी बने, दोस्त भी बने. उस दिन दिलासा दिया कि चलो कोई नहीं, आज ये भी देख लेते हैं. और ऐसा तो नहीं है कि दिन के बाद रात नहीं आती और रात के बाद दिन नहीं आती. तो बस ऐसी ही जिंदगी है. और आपको जो ये इतनी फेरी टेल दिखाई गई है, आप प्लीज फिल्मों के तौर पे अपनी जिंदगी को ना जीजिए. और उसी के दौरान ये नहीं सोचना आपको कि यू हैव टू बी टफ ऑन योरसेल्फ. यू हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ राइट डिसिप्लिन. कि यार लाइफ हमेशा परफेक्ट रही तो फिर क्या मजा रहा. सो जैसे आपने अभी डिसिप्लिन की बात करी, तो व्हाट काइंड ऑफ रूटीन यू आर फॉलोइंग फॉर योरसेल्फ टू कीप योरसेल्फ डिसिप्लिन्ड? सबसे पहले तो देखिए, जो बचपन में सिखाया गया था माँ बाप से कि सुबह उठ के आपको अपना बेड बनाना है, वो आदत अभी तक छूटी नहीं है. ऐसा लगता है कि अपने लाइफ का कुछ हिस्सा आज कंप्लीट नहीं कर पाए,
कि अगर खुद उठ के मैं चाहे कितना ही सक्सेसफुल हूँ या किसी भी तरीके से मैं अपने आप को क्वांटिफाई करूँ, ये चीज़ें मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो अपने आप को प्लेजर देती है. बट ठीक है, आज के अगर वक्त के साथ देखा जाए डिसिप्लिन को डिफाइन करने के लिए, डिसिप्लिन हुआ कि आप क्या थॉट्स अपने दिमाग में डालते हैं, आप क्या खाना अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, आप किस टाइप के सर्कल में रह रहे हैं, आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, यू नो. और मतलब अगर मैं अपनी डिसिप्लिन की बात करूँ वो अलग है, बट मैं कॉमन डिसिप्लिन की बात करूँगा जो सबको हेल्प हो, सारे व्यूअर्स के लिए हेल्प हो. बट मैं थोड़ा अपने लिए भी बता देता हूँ आपको, मैं 5 AM क्लब में से नहीं हूँ. First of all, I am completely against waking up at 4:30 AM, going for a run just to prove to the world कि because सारी जनता बोलती है. देखिए, आप अपनी बॉडी को पहले समझिए, आप अपनी बॉडी के हिसाब से चलिए. हर किसी की बॉडी अलग है. So for me, sleep is very important for me. So, and I am a lot into biohacking. When I say biohacking कि मैं किस टाइप का खाना खाता हूँ, किस टाइप की सप्लीमेंटेशन लेता हूँ, किस टाइप की मेडिटेशन मुझे करनी है. So this is what is a part of my discipline. So now if I come about routine, when I wake up, I'll drink at least a liter of water which is alkaline. So alkaline का मतलब ये है कि उसका pH balance at least 8 से ऊपर है, बिकॉज उसका ऑक्सीजन कंटेंट हाई है. तो जब मैंने कहा कि आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बॉडी है जो बाकी चीज़ें मैनेज कर रही है. बट इस बॉडी को क्या मैनेज कर रहा है? ब्रेन एंड योर स्टमक. बट बिफोर वी गेट ऑन टू दैट, आई वुड like to tell people ki why it's important for you to do biohacking at your own risk. By the way, don't follow because I'm saying it. Whatever I've done is at my own risk. So I make sure I put the right things into my body, including thoughts. Subah uthunga, I'll have a liter of water. I'll do at least 15-20 minutes of stretching. Then I'll do a 10-minute eye exercise, because it's very important for me to maintain my eyes, because this is what I see and this is what I take in. True. Right? And then I will not use my phone first thing in the morning, because आपकी आंखों को blue light सुबह उठते नहीं चाहिए, especially the radiation. So you need to get up, go do your business in the morning. And then I am not someone who takes breakfast, because it's not to do with intermittent fasting, but it's to do with कि जब मुझे भूख लगती है मैं तब खाता हूँ. So I usually end up having brunch, and in brunch जो philosophy थी कि have your breakfast like a king and your dinner like a pauper, वो सब गलत था. और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप खुद भी इतने एफिशिएंट रहिए एंड स्मार्ट रहिए कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करें. सो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से सीखना है कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है. सो आई ट्राई एंड ईट फूड्स दैट आर सूटेबल फॉर माई बॉडी टाइप. आई मेक श्योर, सिंस आई एम 35 plus now, I have to make sure that, because once you cross 30, your hormones start to deplete, your mineral vitamin body starts to deplete, so you need to start giving yourself energy. Or so I'll consume at least 15 to 20 tablets a day, which includes different vitamins, minerals, antioxidants, and I make sure I exercise daily for an hour. If I'm not able to go to the gym, I'll make sure I do something in the office by opening YouTube. And then I also make sure I create that ecosystem at work, where I take care of the employees, and they also follow something similar. I don't force on them. So that is the discipline part. And as I said initially in the beginning of the conversation, this is your temple. If you don't take care of this home, this temple, everything else is very irrelevant. True. And आपकी लाइफ चाहे कितनी ग्रो करे, कितना ही पैसा आप कमा ले, अगर आपकी यही आपका मंदिर अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे उस वेल्थ का. So everyone talks about physical health कि exercise करनी चाहिए, you should have good food, time for exercise, rest, सब चीज़ के बारे में बात करते हैं, but generally people avoid talking about mental health. So do you have anything on that? Yes, definitely. ये टैबू रहा है हमारे कंट्री में कि ये अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ये पागल है. ये मैं लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आपके आसपास लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली, उनको जज ना कीजिए, बिकॉज आप भी उस दौर से गुजरोगे किसी दिन. एंड coming back to the topic, not only should you take care of yourself physically, but mentally also, because this is the main engine. Your brain is running you. It's also running when you're sleeping. आप सोते हुए भी आपका दिमाग काम कर रहा है. आप सपने कैसे देखते हो?
वो दिमाग ही दिखा रहा Your है body आपको. is sleeping, but your mind is Exactly. So definitely. you have to also understand कि आपको कब cut off करना है. Whether it's TV or it's mobile, it's social media. But at the same time, you also need to be advocating for mental health now in the country. Because whether it's the baby boomers or the Gen Zs or us millennials, we all, I mean, ठीक है, हमारे जो हमारे माँ बाप थे उनकी जनरेशन में ये चीज़ कभी उठाई नहीं गई थी क्योंकि तब ये relatively नई थी. Because our country is very young right now, right? So we went through different phases. Now, our parents created a very safe environment for us, which is why we are now able to understand that mental health is an issue. And ऐसी कोई बात नहीं है. देखिए, अगर पेट खराब होता तो आप पेट की दवाई खाते हैं ना, खराब सर बुखार. तो ऐसी अगर आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी है, अगर आपको डिप्रेशन है, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, आप बात कीजिए उनसे. इसमें कोई शर्म नहीं है. मैं थेरेपिस्ट के पास जाता हूँ. एंड अगर आपको शर्म आती है बोलने में दुनिया को, आप खुल के जब तक नहीं बोलेंगे, जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी. True. एंड अगर मैं हूँ जहाँ हूँ आज, मैं इसी देन से हूँ क्योंकि मैंने अपनी वीकनेसेस को फिगर आउट किया और उनको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट किया. और मैं परफेक्ट नहीं हूँ. मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होने वाली है. इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अपनी ये है तो ऐसा ही है यार. एंड you don't have to be tough on yourself all the time. जैसे आपने अभी जेंजीज और मिलेनियल्स की बात करी, तो मुझे एक जो जनरेशन गैप है, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, बट हाँ कहीं ना कहीं गैप तो है जो मिलेनियल्स और जेंजीज में भी आई है. तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस व्हिच यू हैव एनकाउंटर्ड? I feel since they were born in a even more luxury and comfort, they see it. देखिए, मेरा उनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो इस सवाल का जवाब कोई अगेंस्ट नहीं होने वाला है. तभी वो जनरेशनल गैप रहता है. तो प्लीज़ इसको ये मत सोचिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ आपके खिलाफ कह रहा हूँ. Probably they are more equipped, they're more smarter than us, they'll be more successful at early age. But at the same time, what I have noticed is that they are becoming very lazy now. Just 2-3 days back, I came across a kid. She is in her 8th right now, but she has written a book and it's published. And I was like, so good that even in class 8th, she understand कि उसे क्या करना है. When I talked to her, she was well aware what is self-publishing, what is finding a publisher. It was so good to see कि इस उम्र में बच्चों को पता है कि उन्हें क्या करना है. वही तो जनरेशन गैप है ना. हम तो सोच भी नहीं सकते थे यार क्या हम किताब लिख सकते हैं. क्योंकि हम before internet came, we would read a newspaper, right? Or wait for the time of the news to come at 9 p.m. or whatever, 7 p.m. तो वही है वो जनरेशनल गैप. बट रही बात कि इनको कैसे पुश किया जाए बेहतर होने के लिए, आई फील एक तो जो ये वोक कल्चर आ रहा है जहाँ पे वो हर चीज़ को बैठ के बुरा मान जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं. दे नीड टू टफन देमसेल्व्स अप. दे नीड टू ब्रिंग इन दैट डिसिप्लिन की जस्ट बिकॉज किसी बड़े ने आपको कहा कुछ, आप उसको मैनिपुलेट करके नेगेटिवली ना लें. डेफिनेटली लोगों की इंटेंशन सही जगह है आपके लिए, बट ऐसा तो नहीं है ना आप माँ के पेट से सीख के आए थे अर्जुन की तरह, राइट? तो अगर आपके माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने वो गलतियाँ करी, वो नहीं चाहते आप करें. बाकी वो आपकी मर्जी, आप फॉलो करना चाहते हो ना करो. माँ बाप नहीं तो ज़िंदगी आपको खुद सिखा देगी जब वो छोड़ देगी. तो you can either learn from others' mistake or wait for your mistakes to happen, is what I have to tell the new generation, whether they're entrepreneurs or they're from the service industry or from any industry, or they just want to survive and have a good time. Don't get too comfortable in your life because comfort में कुछ नहीं होने वाला. True. So, जैसे अभी हमने बुक की बात करी, तो there are a lot of people nowadays who are coming with books, right? हर किसी की एक अपनी लर्निंग होती है, and definitely अगर आज के टाइम पे अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस है तो आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद पीपल कि इट माइट कि पीपल विल लर्न समथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और फ्रॉम समबडी एल्सेस एक्सपीरियंस. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब लोगों में आने लग गई है कि अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस इधर इट्स अ बैड वन, इधर इट्स अ गुड वन, तो अगर मेरे एक्सपीरियंस से कोई दूसरा सीखता है तो इट्स अ गुड थिंग. तो फॉर दैट रीजन पीपल आर नाउ राइटिंग बुक्स इन टर्म, लाइक कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अभी बढ़ा है, विच आई केम अक्रॉस. So, do you have any plan to write a book on any certain topic or anything? Do you have any plan? Not at all, no. मतलब मुझे अपना बाजा बजाने का शौक नहीं है. आई फील ये जितने भी लोग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. ठीक है 10 में से एक लेजिट होगा, बट आई फील बाकी आधे से ज़्यादा बस वो
आई बॉल्स और वोट्स और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए करते हैं. Do you read books? I do read. Yes, it's very important for And me. what kind of books you like? Mostly I focus on management, self-help related books, but I love sci-fi. जैसे आपने सवाल पूछा था इनिशियली कि आप ट्रेंड फोरकास्ट कैसे कर पाते हैं, सो ये जो किताबें साई-फाई रिलेटेड होती हैं ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, क्योंकि किसी ऑथर ने ये किताबें लिखी थी फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, और जितनी भी फिल्में बनती हैं जो 10 साल पहले बनी वो आज हो रहा है. तो इस तरीके से भी आप बहुत सीखते हैं. तो आपको ज़रूरी है किताबें पढ़ना. आई नो कभी कभी मेरे को भी आलस आता है, बट मैं कोशिश करता हूँ एक किताब तो 2 हफ्ते में ख़त्म करूँ ही करूँ. और लोग अगर कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं, वो झूठ कहते हैं, वो अपना बेवकूफ़ बना रहे हैं. वक्त हम सबके पास है और आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए. मैंने आपकी एक शो सुनी थी रेडियो पे, जी तो अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं. बिल्कुल बिल्कुल. सो मेरा एक शो है ऑल इंडिया रेडियो पे जो हर ट्यूसडे को एयर होता है, जहाँ पे मैं कॉल्स लेता हूँ फ्रॉम रूरल एरियाज. एंड इट्स नॉट रियली फिक्स्ड टू रूरल एरियाज, बट आई फील कि मेट्रो सिटीज़ में तो सबको एक्सपोजर मिलता ही है, बट मैं अपना तजुर्बा कैसे बाकियों के साथ शेयर कर सकूँ. क्योंकि जब मैं आना चाह रहा था इंडस्ट्री में, जब मेरी पहली कंपनी थी, प्रॉबेबली मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको भी नहीं आती थी. तो मुझे लगा कि वो गैप फिल करने के लिए मुझे ऑल इंडिया रेडियो ने मौका दिया कि आप शो पे आइए और आप अपना तजुर्बा शेयर कीजिए और आप लोगों को गाइड कीजिए कि कैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, या उनकी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको कैसे वो एनहांस कर सकते हैं. तो सो फार मतलब 3 मिलियन प्लस लोगों को हम रेडियो के थ्रू टच कर चुके हैं, जहाँ पे मैं कॉल्स लेता हूँ, जहाँ पे मैं ऑनेस्ट रियलिटी चेक्स भी देता हूँ लोगों को, जहाँ पे मैंने सक्सेस स्टोरीज भी सुनी है लोगों की, कि हाउ वेल दे हैव डन इन देयर लाइव्स. और ऐसा नहीं है कि मेट्रो में आने से ही आपको सक्सेस मिलती है. मेजॉरिटी लोग पीपल आर फ्रॉम स्मॉल सिटीज़ एंड विलेजेस. सो प्लीज़, एक तो ये भी इसी दौरान जब ये बात छिड़ी है तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आपको दिल्ली आना है तो आपको ग्रोथ मिलेगी. आप जहाँ हैं आप वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट के ज़माने में आपके फ़ोन में सब कुछ है. You're well connected with everything. Yes, So you can yes. grow from anywhere. Definitely. So that's what I do on the radio. I try and speak to as many people as I can, and I feel so happy that there are so many people that are doing so much, which is not so common. कि किसी ने आज एक फैंसी वर्ड यूज़ किया कंपनी को लेके कि आज मेरी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है, या फिर मेरी कंपनी इतनी फैंसी नाम की है. there is so much more talent that people are doing in rural areas, in villages. Even the farmers who are feeding us, are we grateful to them? We're not. So that is me trying to give back to the society, and I also learn from them in return. ऐसी बात नहीं कि I am a know it all. I'm not. True. मरते दम तक मैं भी सीखता रहूँगा और वो भी सीख रहे हैं, और जो इस मेंटालिटी से आगे चलेगा उसके लाइफ में बस ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी. So even after achieving a great success in life in terms of business, in terms of like everything, you have achieved generally the things which people dream for, right? जी. So but still you always keep working, you keep hustling on to other things, you keep exploring the other industries. So what exactly keeps you inspired? इंस्पिरेशन लाइफ में यही है कि कुछ किया जाए. अब मेरा मकसद ये है कि कुछ इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाए जहाँ सबको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिले, कि सब ग्रो कर रहे हैं मेरे साथ साथ, कि मैं अकेला ही नहीं सक्सेसफुल होना चाहता. अब मेरी इंस्पिरेशन लाइफ में ये है कि बाकी लोगों के साथ भी, वो सीक्रेट तो नहीं है, मतलब मंत्रा बहुत इजी था, बस हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसे करी गई है कि हर चीज़ को एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखा जाए. But in reality, sometimes answer lies in the most simplest things. So what inspires me to do is to continuously keep growing, because मैं अपने आप को quantify नहीं करता कि अगर मेरी worth $100 billion है तो आज फाइनली जाके मैं अब रिटायरमेंट लेके बैठ जाऊँ. मेरी लाइफ what keeps me on my toes is कि कुछ करते रहे, रुके ना. I don't want to be the Kodak of cameras, कि कैमरा इन्वेंट करके फिर गायब. आज कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती. True, और you'll have to Toshiba's keep of up laptop, right? So you have to keep updating pushing yourself. yourself till the time my body can allow. I'll keep trying, I'll keep
staying at it. I'll keep doing whatever I can, and most importantly, I want to see my country do well. So if I can contribute in any small way, like every other businessman, entrepreneur, or a mother or a father or a brother or your friends, they're contributing. So I would also continue representing my company or my country on the global scenario. And अभी तो कोई आइडिया, अभी तो कोई प्लान नहीं है रिटायरमेंट का. अभी तो आई जस्ट वांट टू कीप गोइंग ऑन एज मच एज आई कैन. बाकी ऊपर वाले पे कि छीन ले या और दे दें, बट अभी तो रुकने का कोई मकसद नहीं है. अगर एजुकेशन की बात करें तो एवरीवन वांट्स टू गो टू IITs, IIMs, ठीक है, आप नहीं गए जी. ठीक है, बट नाउ यू आर बीइंग इनवाइटेड एज अ गेस्ट जी. to motivate those students who are into IITs, IIMs. And there are a lot of people, there are a lot of students जिनका ड्रीम है कि वहाँ जाए बट जा नहीं पाते क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सीट्स लिमिटेड होती है और सब कुछ है. तो डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम? मैं तो गया ही नहीं, राइट? एंड इफ आई कैन मेक इट सो कैन यू. बट ये याद रखिएगा कि ये आपको सडनली ये मोटिवेशनल कोटेशन सुन के इंस्पायर नहीं हो जाना. आपको एक्शन भी करना बहुत जरूरी है. ट्रू. राइट, एवरी वर्ड शुड बी बैक्ड बाय एन एक्शन. और रही बात जो लोग IIT IIMs क्लियर करते हैं यार, उन्होंने भी तो मेहनत ही करी थी. अब ठीक है, आपका नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप दिल ना हारिए, ट्राई समथिंग एल्स, आप कुछ और कीजिए. एंड ऐसी बात नहीं कि बाकी इंस्टीट्यूट्स अच्छे नहीं हैं, और मैंने तो मास्टर्स करी भी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करें. देखिए, जो मेरे लिए फॉर्मूला चला है वो ज़रूरी नहीं आपके लिए चले. तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए कि ज़िंदगी आपके साथ फेयर नहीं होने वाली है. आप ये मत सोचिए जो IIT IIMs गए उनकी लाइफ आसान हो गई घुसते ही. अंदर जाने के बाद भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. प्लेसमेंट्स लेने के बाद भी उनको लोअर मैनेजमेंट से शुरू करना पड़ता है. तब जाके वो कुछ 10 साल बाद CEO या CMO या किसी भी CXO लेवल के पोजीशन पे पहुंचते हैं. सो आई वुड से कि आप डिसहार्टन ना होइए, आप लगे रहिए मुन्ना भाई की तरह. आप डेफिनेटली करेंगे कुछ ना कुछ. और आपको देखिए ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है आपकी कॉलिंग किसी और के साथ कंपेयर है. अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही चीज़ वर्क करेगी. तो आपको पहले अपनी वो कॉलिंग ढूंढनी है कि आपका क्या क्लिक कर सकता है. और वो क्लिक तभी करेगा आप जब कंटिन्यूसली लगे रहेंगे. जब तक गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, 10 गालियाँ नहीं खाएंगे, अपनी ईगो को शैटर नहीं करेंगे आप, जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बाय द वे. डोंट मिस्टेक सेल्फ रिस्पेक्ट एज ईगो और ईगो एज सेल्फ रिस्पेक्ट. सो प्लीज नो योर सेल्फ, बिकॉज you yourself are a book of knowledge. You have to discover yourself. And ज़रूरी नहीं है यार आपको अमीर होना है, आपको सक्सेसफुल होना है. आप प्रॉबली आपकी कॉलिंग लोगों की हेल्प करना हो सकती है, अपने देश को रिप्रेजेंट करना हो सकता है. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स ऑल्सो कि ये इंस्टीट्यूशंस these are the epitome. बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू बी टफ ऑन योर सेल्फ कि यार अगर इनमें नहीं गए तो ज़िंदगी नहीं रही. तो प्लीज़ आप उस रास्ते पे ना जाइए जो डिस्ट्रक्शन की तरफ है. आप एक तो अपने ऊपर भरोसा रखिए. मेरे पिताजी तो स्कूल कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे. आप देखिए आज हमें कितना उन्होंने परवरिश पाल पोस के एक एनवायरनमेंट दिया जिस वजह से आज मैं उस मुकाम पे पहुंच पाया. तो focus on yourself. That's about it. It was an amazing talking to you. Thank you so much. And I'm sure जो हमारे ऑडियंस है वो भी काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो से कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू वांट टू गो और इफ़ यू वांट टू वर्क समथिंग और इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग टू अचीव समथिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम फार्मूला हम यूज़ करें जो एक सोसाइटी हमें बताती है कि इफ़ यू वांट टू achieve some success, so you'll have to go to IITs, you have to go to IIMs, or you will have to a master's degree or something. So it's like everyone should have a different formula, right? और हर किसी की अलग होती है, कहानी अलग है, अलग होती है. बिल्कुल. तो it was an amazing podcast doing with you. I'm glad. I'm sure you must have enjoyed that. Definitely. Thank you so much. It was amazing talking to you. It was indeed a pleasure having you over, and I really enjoyed the session with you. I hope our viewers also, have a good time listening to it. Absolutely. And please feel free to reach out to me. I'm available anytime on the social media handles. And thank you so much for having me on your podcast. It was indeed a pleasure. Thank you. Okay.